यूजीसी एक्शन हमें चाहिए, भगत सिंह बोली। सरकार को सुनना पड़ेगा। PIL लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा काम चल रहा है और ये तोड़ने का जो नियम है ये गलत है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। झूठी कार्यवाही करने वालों के खिलाफ न कोई सजा का प्रावधान है, न किसी प्रकार के जुर्माने का, न किसी प्रकार की शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। इस कानून में पूरी तरीके से जातियों को बांटने का काम किया गया है। मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं कि समानता उसी परिस्थिति में आएगी जब लोगों के मन में भय होगा, और भय का वातावरण इसलिए पैदा किया गया है ताकि कोई किसी के विरुद्ध न बोले, कोई किसी पर न हो। देश के कैंपसेस में जातिगत भेदभाव होता है, संसद की रिपोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फिर यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध के तर्क दलीलें क्या हैं? सामान्य जाति वर्ग के कुछ छात्र क्यों ये कह रहे हैं कि ये नियम उन्हें स्वाभाविक अपराधी मानकर बनाए गए हैं? कोई शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का नियम जो पहले था उसे बाद में हटा क्यों दिया गया? ये विरोध करने वालों के प्रश्न हैं। लेकिन जातिगत टिप्पणियों से हमारे कैंपस इम्यून नहीं है, ये भी सच है। शिक्षा मंत्री को आकर के सफाई देनी पड़ी कि दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज यूजीसी के नए नियमों पर विस्तार से बात करेंगे ताकि सभी ज़रूरी प्रश्नों को एड्रेस किया जा सके और भ्रम के जाले भी साफ हो सकें। मदर ऑफ ऑल डील्स पर भी बात करेंगे। यूरोपियन कारें और वाइन सस्ती होने वाली है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldie Masale. आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं। लखनऊ, पटना, इंदौर, मेरठ और दिल्ली। सामान्य जाति समूहों से आने वाले छात्र और कुछ नेता यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और इस गुस्से का नजला सामान्य वर्ग से आने वाले सत्ताधारी सांसदों और विधायकों पर भी गिर रहा है। कुमार विश्वास जैसी हस्तियां सोशल मीडिया पर तंज कस रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सफाई जारी करनी पड़ रही है। इन सब के केंद्र में है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम, जो शिक्षण संस्थानों में जातिगत और दूसरे तरीकों के भेदभाव रोकने के लिए लाए गए हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि इन नियमों ने उन्हें स्वाभाविक अपराधी घोषित कर दिया है कि अगर जनरल के जरिए, स्वर्ण जातियों के जरिए SC, ST, OBC का अगर हनन किया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर इसमें आगे बढ़ा के ये नहीं कहा गया कि अगर OBC SC ST के साथ कुछ करे या SC ST OBC के साथ कुछ करे तो उसके साथ क्या किया जाएगा। जो है समाज के एक समाज को पूरी तरह से स्वघोषित अपराधी के रूप में बता दिया गया है पहले से ही। दूसरी बात, ये झूठी कार्यवाही करने वालों के खिलाफ न कोई सजा का प्रावधान है, न किसी प्रकार के जुर्माने का, न किसी प्रकार की शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत करने वाले की कोई जवाबदेही नहीं है। जिसके विरुद्ध शिकायत हुई है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि उसको यह साबित करना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तीसरी बात ये कि जो इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड वगैरह बनाए गए हैं, इक्विटी एम्बेसडर वगैरह जो की बात की गई है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें महिला होनी चाहिए, दिव्यांगजन होने चाहिए, OBC समुदाय से लोग होने चाहिए, SC समुदाय से होने चाहिए, ST समुदाय से होने चाहिए। उसमें भी ये नहीं लिखा है कि सवर्ण समाज से भी किसी को इसका प्रतिनिधित्व करने ये होना चाहिए। सरकार को सुनना पड़ेगा। PIL लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा काम चल रहा है और ये तोड़ने का जो नियम है ये गलत है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। मेरे को सरकार से अनुरोध है कि इसको वापस ले। मुझे किसी पार्टी, अगर वापसी नहीं होता है तो आगे क्या रास्ता? लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, आगे हम जो है ये लड़ाई जारी रहेगी और सवर्ण समाज जो है इसका पूर्ण जोर विरोध करेगा। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि संख्या बल कम है। संख्या बल जब देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी लाई गई थी तो उस वक्त भी संख्या बल कम थी। देश की आजादी के लिए पहली गोली मंगल पांडे जी ने चलाई थी, उसके बाद कारवां बढ़ता गया। तो आज हम लोग कम हैं पर हमारे हौसले जो है वो कमजोर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई है। मांग की गई है कि अगर ये नियम लागू हो रहे हैं तो सभी जातियों और वर्गों के लिए समान रूप से लागू हों। इधर सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे
किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। पक्ष विपक्ष से कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो पहले सुन लीजिए फिर बात करते हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया योगी मोदी सरकार ने, अब यूजीसी के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि अब अपने आखिरी चरण पे आ गए, अब कुछ नहीं बचा। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। अब बात की नियमों में ऐसा क्या है जो विवाद इतना बढ़ गया है, इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों समझी गई और ये लागू किस तरह से होंगे, पुराने नियमों से ये कैसे अलग हैं और विवाद के बिंदु क्या हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए फिर आगे बात। बीते कुछ बरसों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में बढ़ोतरी देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2004 से 2024 के बीच 115 छात्रों ने इसके चलते अपनी जान दे दी। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए रिकॉर्ड में यूजीसी ने बताया कि पिछले 5 साल में जाति आधारित भेदभाव के मामलों में करीब 118% की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में 173 मामले दर्ज किए गए थे। 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई। सवाल, क्या कहते हैं नियम? यूजीसी के मुताबिक धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और विकलांगता के आधार पर हर तरह के भेदभाव खत्म करना ही इसका उद्देश्य है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांगता को लेकर हो रहे भेदभाव शामिल हैं। यूजीसी के नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। 2012 वाले नियम एक तरीके से सलाह थे, यानी इनको माना जाना जरूरी नहीं था। इधर नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति ना लगे, ऐसे में 3 बड़े प्रावधान किए गए: इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल कमेटी और इक्वल स्क्वाड। अब इनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं को लेकर विवाद हो रहा है। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये वंचित वर्गों से जुड़ी नीतियों पर नजर रखेगा, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ काम करेगा, जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता भी दिलाएगा। हर संस्थान के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में 5 शिक्षक सदस्य होंगे। इन सदस्यों के लिए कोई कैटेगरी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। अगर किसी कॉलेज में ये सेंटर बनाने के लिए 5 फैकल्टी मेंबर मौजूद नहीं हैं, तो ये काम यूनिवर्सिटी के सेंटर के तहत आएगा। यूनिवर्सिटी वही जिससे कॉलेज जुड़ा है। दूसरा है इक्वल कमेटी यानी EOC। इसके तहत 10 सदस्यों की एक इक्वल कमेटी बनाई जाएगी। हर संस्थान का हेड इसका चेयरपर्सन होगा। साथ ही 5 सदस्य आरक्षित वर्गों से होंगे, मतलब कि OBC, SC, ST, विकलांग और महिलाओं का होना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर कमेटी 24 घंटे के भीतर सुनवाई करेगी। 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेड को सौंपनी होगी, जिसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेड को 7 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी। इसके बाद आता है इक्वल स्क्वाड। इनका काम कैंपस में भेदभाव पर नजर रखना और उसे रोकना होगा। ये स्क्वाड लगातार सक्रिय रहेंगे। हर संस्थान में 24 घंटे काम करने वाली इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी, जिस पर छात्र भेदभाव की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा इक्विटी एम्बेसडर बनाने की भी बात कही गई है। ये कैंपस में बराबरी और न्याय का संदेश फैलाएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या सजा मिलेगी? संस्थान अपने नियमों के हिसाब से कार्रवाई करेगा, जो सस्पेंशन से लेकर कॉलेज से निकालना तक हो सकता है। मामला गंभीर हुआ तो SC/ST एक्ट या IPC के तहत भी एक्शन हो सकता है, जिसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब सवाल आता है कि गाइडलाइन का विरोध क्या कहकर हो रहा है। आलोचक कहते हैं नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे मिसयूज संभव है। आलोचकों के आरोप ये भी हैं कि नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए झूठी शिकायतों से बचाव का कोई प्रावधान नहीं है। अगला सवाल आता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही यूजीसी की दूसरी योजनाओं से भी उसे बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, ये यूजीसी 2026 जो एक्ट आया ये इसलिए उपयोग है जिसमें जिसका SC, ST, OBC, इसका अंदर PWD भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है और महिला भी लोग हैं,
और तमाम मार्जिनल ग्रुप्स जो लोग हैं वो लोग हर दिन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण एक्ट है। खासकर बहुत अलग अलग फॉर्म से वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंट जरूरी करना पड़ता है इन संस्था का अंदर, और बहुत पार्लियामेंट्री कमिटीज भी जो है, SC/ST पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है, वो कमिटीज भी रिपोर्ट आप क्रॉस चेक कर सकते, उसमें ये भी है SC/ST का जो स्टूडेंट्स या तमाम मार्जिनल ग्रुप्स लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, वो तो बिल्कुल खुला ही है। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। तो इन नियम कानूनों का एक कॉन्टेक्स्ट आपने समझा। दो कॉन्टेक्स्ट आपको और देते हैं, पहला रोहित वेमुला और दूसरा पायल तडवी। रोहित वेमुला ने 2016 में अपनी जान दी थी और पायल तडवी ने 2019 में। दोनों ही छात्रों ने जाति आधारित शोषण के आरोप लगाए थे। 2019 में दोनों की माताएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 2012 के नियमों को लागू करने की मांग उठाई। अबेदा सलीम तडवी और राधिका वेमुला की याचिका में मांग की गई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी मैकेनिज्म बनाया जाए। सुनवाई के दौरान 3 जनवरी 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि ये मैकेनिज्म सिर्फ सांकेतिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद UGC को आदेश दिए गए। नए मैकेनिज्म का ड्राफ्ट पिछले साल अप्रैल में आया। इस ड्राफ्ट के आते ही कुछ चिंताएं जताई गईं। मसलन ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट एसोसिएशन ने इक्विटी कमिटीज और भेदभाव झेलने वालों की परिभाषा में OBC वर्ग के लोगों को भी शामिल करने की मांग की। 2012 के नियमों में OBCs के खिलाफ भेदभाव का कोई उसके लिए प्रावधान नहीं था, जिसके बाद इन नियमों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो अभी इस महीने की शुरुआत में आया, जिसमें OBC वाली मांग स्वीकार कर ली गई। फाइनल वर्जन में एक प्रावधान और हटाया गया। पहले वाले ड्राफ्ट में कहा गया था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है या गलत इरादे से करता है तो शिकायत करने वाले पर एक्शन हो सकता है, फाइन लग सकता है या सस्पेंड भी किया जा सकता है। फाइनल वर्जन में से ये नियम हटा दिया गया। ये फाइनल ड्राफ्ट बना शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की। उनके अलावा सुनेत्रा अजीत पवार, घनश्याम तिवारी, जितेंद्र कुमार दोहरे, अभिजीत गंगोपाध्याय, संबित पात्रा और जियाउर रहमान जैसे बड़े नाम इस समिति में शामिल रहे। विरोध करने वालों की एक दलील इस प्रावधान को हटाने को लेकर भी है। उनका कहना है कि नियमों का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि अगर किसी की शिकायत गलत भी साबित हुई तो भी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इधर नियमों के समर्थन में भी बयान जारी हो रहे हैं। मसलन ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी बयान जारी किए। लिखा कि ये लंबे संघर्ष का परिणाम है। समर्थन में कुछ बयान और आए। UGC इक्वलिटी एक्ट आया है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, चाहे इसका कोई विरोध करे, चाहे किसी तरह की बात करे। 100% जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर इस पर भेदभाव होता है। मेरे इंस्टीट्यूट में भी, मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, बावजूद कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं कि समानता उसी परिस्थिति में आएगी जब लोगों के मन में भय होगा, और भय का वातावरण इसलिए पैदा किया गया है ताकि कोई किसी के विरुद्ध न बोले, कोई किसी पर न हो। जब कोई किसी के विरुद्ध नहीं बोलेगा तो अपने आप समानता आ जाएगी। UGC के नियमों पर बहस एक बात है, इन नियमों की अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन समाज में जातिगत भेदभाव एक कड़वी हकीकत है और हमारे कैंपस भी समाज का ही आईना है। आंकड़े और रिपोर्ट्स इस भेदभाव की तस्दीक करते हैं। मसलन IIT बॉम्बे के SC/ST सेल की 2022 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 388 ST/SC स्टूडेंट से उनके अनुभव पूछे गए। जो कुछ सामने आया वो परेशान करने वाला रहा। 37% से ज़्यादा स्टूडेंट से उनके सरनेम पूछे गए। 15% स्टूडेंट्स को जातिगत भेदभाव की वजह से मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ा। करीब 1/3 स्टूडेंट्स अपनी जाति के बारे में बात करने को लेकर के सहज नहीं थे। रिपोर्ट कहती है कि कैंपस इतना हॉस्टाइल है कि SC/ST स्टूडेंट अपनी पहचान जाहिर करने से डरते हैं। और ये सिर्फ IIT बॉम्बे की बात नहीं है। IIT दिल्ली की 2019 की स्टडी में बताया गया कि करीब 75% SC/ST स्टूडेंट ने जातिवादी टिप्पणियों का सामना किया और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा। इसी संदर्भ में एक और रिपोर्ट का जिक्र होता है, 2007 की थोराट कमेटी की रिपोर्ट।
एम्स दिल्ली में जातिगत शोषण के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। जांच में सामने आया था कि एम्स में SC/ST स्टूडेंट्स को संस्थागत शोषण का सामना करना पड़ा। SC/ST समुदाय के करीब 72% स्टूडेंट्स ने भेदभाव की शिकायत की। 84% ने कहा कि उनकी पहचान की वजह से उन्हें प्रैक्टिकल्स और वाइवा में कम नंबर मिले। 69% ने टीचर से सपोर्ट ना मिलने की बात कही। रिपोर्ट में पाया गया कि देश के प्रीमियम मेडिकल संस्थान में SC/ST स्टूडेंट गेटोज में रहते हैं, यानी उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। बात शिक्षण संस्थानों की हो रही है तो कुछ और रिपोर्ट्स पर नज़र डालनी चाहिए। शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने 2025 की अपनी रिपोर्ट में कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में SC/ST रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। प्राइवेट संस्थानों में तो हालात और भी ख़राब हैं। कुछ एलीट यूनिवर्सिटीज़ में तो ये रिप्रेजेंटेशन 1% से भी कम है। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स भी इसी भेदभाव की ओर इशारा करती हैं। यानी समस्या सामने है, जो नियम आए हैं क्या वो इस भेदभाव की समस्या का परफेक्ट समाधान है, ये वक्त बताएगा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। 20 सालों से चल रहे प्रयासों को आज अमली जामा पहना दिया गया। 27 तारीख को 27 देशों के साथ डील हो गई। ये 27 देश जिसे एक छतरी के नीचे आते हैं उसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। अब लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारों के दाम घट जाएंगे। जैतून के तेल से लेकर वनस्पति तेल भी सस्ते मिलेंगे, और सिर्फ लैम्बोर्गिनी फरारी नहीं, ऑडी मर्सिडीज भी। PM मोदी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया है। दावा किया कि समझौते से व्यापार और ग्लोबल चेन सप्लाई को मजबूती मिलेगी। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। PM के साथ यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो सांतोस दा कोस्टा भी मौजूद थे। दा कोस्टा बोले कि भारत तेजी से बढ़ती इकॉनमी है और इस डील से 2 अरब लोगों को फायदा होगा। उर्सुला ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, हमारे संबंध आगे और मजबूत होंगे। इस डील से और क्या फायदे होंगे, क्या चुनौतियां बाकी हैं, इसे जानने के लिए आप हमारे 2 आज के ही शो जरूर देखिए, दुनियादारी और खर्चा पानी। उसमें विस्तार से हमने डिस्कस किया है, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे रहे हैं। अगली सुर्खी, संसद में कल यानी 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है बजट सत्र। सत्र में चर्चा क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर के आज सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई। अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 35 से अधिक दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्ष SIR और जी राम जी बिल पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मांग को खारिज कर दिया। बोले इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। एक बार जब कोई कानून देश के सामने आ जाता है तो हमें उसका पालन करना होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो कई मुद्दे हैं जो मेंबर्स बोल सकते हैं, बाकी चर्चा में तो सीमित होते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में बहुत सारे मुद्दे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सरकार का लेखा जोखा पेश किया जाता है और आगे का दिशा तय करते हैं। इसलिए सरकार तो हमेशा सुनने के लिए तैयार ही रहते हैं। सिर्फ हंगामा करके अगर अपोजिशन भाग जाते हैं या हंगामा करके हाउस चलने नहीं देते तो तकलीफ होता है, वरना तो सरकार तो हर बात सुनने के लिए तैयार है। बजट सत्र में मुख्य फोकस केंद्रीय बजट पर होगा। आप जानते ही हैं कि 1 फरवरी को देश का आम बजट आ रहा है। ललन टॉप पर आप दिन भर बजट की कवरेज उस दिन देखेंगे, लाइव भी रहेंगे और अलग अलग वीडियोस के जरिए बजट को आसान तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो 1 फरवरी को ललन टॉप के लाइव से जरूर जुड़िएगा। ललन टॉप शो में आज इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।